माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से। आज का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 2। बच्चों, कल हमने भाग 1 में आपको कुछ गृह कार्य दिया था, उसके उत्तर निम्नवत हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखेंगे, संधारित्र के आवेशन में उत्पन्न विस्थापन धारा का व्यंजक लिखिए। व्यंजक विस्थापन के लिए जो व्यंजक दिया था वो मैक्सवेल ने दिया था और उसकी वैल्यू क्या थी, उसका क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया था ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई E ओवर dt। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक संधारित्र की आवेशन धारा 0.25 एम्पियर है, इसकी प्लेट के बीच विस्थापन धारा क्या होगी। जैसे कि हमें पता है, मैक्सवेल ने बताया था कि अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में चालन धारा है और चालन धारा नहीं है तो उसकी एब्सेंस में विस्थापन धारा आती है, लेकिन दोनों का मान सेम रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में हमें चालन धारा दी है, इस प्रश्न में हमें चालन धारा दी है, तो विस्थापन धारा कितनी होगी, जितनी चालन धारा है उतनी ही विस्थापन धारा भी होगी, जिसका मान क्या होगा 0.25 एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसा कि नाम से ही बताया गया था कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है, मुक्त स्थान या निर्वात में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के स्वपोषित दोलन, मतलब दोनों के जो फील्ड होंगे, जो क्षेत्र होंगे, जब वो अपने आप दोलन करेंगे, उसकी वजह से जो बनता है वो क्या बनता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किससे बनती हैं, जब कोई आवेश त्वरित हो, आवेश का जो वेग है वो कैसा होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। क्या लिखा है, त्वरित आवेश। इसका क्या स्रोत है, त्वरित आवेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होगी। कैसी होगी, जैसे बताया गया था कि वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उसी तरह की इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ तरंगों जैसी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। हमें इसकी 4 विशेषताएं बतानी हैं। सबसे पहली विशेषता हो जाती है उदासीन होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, यह प्रकाश के वेग से चलती हैं, जैसे जितना लाइट का चाल होती है उसी चाल से ये भी चलती हैं। 4th नंबर का हो जाता है, इसमें ऊर्जा और संवेग होता है। प्रश्न नंबर 7, मैक्सवेल की वैद्युत चुंबक समीकरण लिखिए। मैक्सवेल ने 4 समीकरणों का प्रयोग किया था, जैसा कि जो सबसे पहली समीकरण थी वो क्या थी, वैद्युत संबंधी गॉस नियम। वैद्युत में जो उसने गॉस ने जो नियम दिया था उसको लिया था। दूसरी समीकरण थी चुंबक संबंधी गॉस का नियम। तीसरी समीकरण थी फैराडे नियम। चौथी इक्वेशन थी एम्पियर मैक्सवेल नियम। नेक्स्ट बच्चों, आज का जो सेकंड भाग है, भाग 2 में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो सब आज का कल का गृह कार्य था। आज का जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारे थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे विस्थापन तथा चालन धारा में संबंध, तरंग से संबंधित शब्दावली, तरंग दैर्घ्य, शब्दावली में क्या आएगा, जैसे क्या होता है तरंग दैर्घ्य, कला, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, संवेग, पॉइंटिंग सदिश, विकिरण दाब, ऊर्जा घनत्व, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता और लास्ट में गृह कार्य। सबसे पहला हमारा टॉपिक था क्या था कि हमें क्या बताना था, चालन धारा और विस्थापन धारा में संबंध बताना था। क्या संबंध है आपस में। जब हम चालन धारा को देखते हैं तो एक परिपथ होता है, ये परिपथ क्लोज परिपथ होता है। चालन धारा इसमें फ्लो करती है, बहती है। तो चालन, अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये मैक्सवेल ने यहाँ पर कुछ, यहाँ इस जगह खाली है, यहाँ कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ
मैक्सवेल ने क्या बताया था कि यहाँ क्या कौन सी धारा होगी, विस्थापन धारा होगी। किसकी वजह से होगी, जो परिवर्तनशील इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि आप अभी देख पाएंगे जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते हैं, संधारित्र चार्ज हो रहे होते हैं, आवेश इन पर आ रहा होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तब ये विस्थापन धारा आती है। ये कैपेसिटर हैं, प्लेट हैं, 2 प्लेटें हैं संधारित्र की, जिनका एरिया क्या है, A है। इन पर चार्ज है क्यों चार्ज हमने इस पर है। इसको अगर हमने कहा इसमें यहाँ पर विस्थापन धारा है तो वो क्या होगी, ID क्या है, विस्थापन धारा। यहाँ से जो करंट जा रही है वो क्या है, चालन धारा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर है, चालक है, तो वो कौन सी धारा होगी, चालन धारा। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, IC बराबर कितना होता है, dQ/dt, dQ/dt। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हो रहा है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र होगा σ/ε0, जिसमें सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्या मान होता है, Q/A, और ε0 तो है तो वो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। आगे चलते हैं, विद्युत क्षेत्र है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स आता है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, d∅E बराबर EA। तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रखी, E की वैल्यू यहाँ से रखी, और A है जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, Q/ε0। आगे अगर हम विस्थापन धारा का व्यंजक देखें तो क्या होता है, ID = ε0 d∅E/dt। हमें यहाँ क्या करना है, इस d∅ की जगह ये वाली वैल्यू उठा के, इसका मान यहाँ उठा के रखना है। तो जो कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा, ε0, ये ε0 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, वेरी नहीं करते, ये स्थिर होते हैं। ये कैंसिल होने से क्या होगा, क्या बचा, dQ/dt। इससे क्या पता चला, ID बराबर किसके आ गई, dQ/dt, और IC भी किसके बराबर आ गई, dQ/dt। इसका मतलब IC बराबर किसके है, ID के है। नेक्स्ट, तरंगों से संबंधित शब्दावली। बहुत देर से हम तरंगे देख रहे हैं, लेकिन तरंगों को बहुत अच्छे से समझने के लिए उसमें कुछ शब्दावली यूज होती हैं, जैसे तरंग दैर्घ्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। लेंथ से मतलब क्या है, दूरी। इसमें होगा क्या, किसी तरंग में जब कोई कण एक कंपन में, एक दोलन में जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगा, वेवलेंथ। जैसे ये तरंग चल रही है, इसमें जो भी कण होंगे वो आगे इसको एनर्जी को पास कर रहे होंगे, तो वो क्या है, जो ये कंपन चल रहा है, जो हलचल चल रही है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, 2 इसमें श्रग बनते हैं और गर्त बनते हैं। 2 क्रमागत श्रग, ये श्रग है एंड ये श्रग है। 2 क्रमागत श्रगों के बीच की दूरी या 2 क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, चौड़ा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कैसी है, 2 श्रृंग हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, ये वाला श्रृंग और ये वाला श्रृंग, डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो कैसा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। और यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा नैरो है, चौड़ा नहीं है, कम चौड़ा है, इसके कंपैरिजन में तो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई मीटर होती है। इसका अगर हम आवृत्ति से रिलेशन निकालें तो क्या होता है, लैम्डा बराबर c/f, जहाँ पर c क्या है, चाल, प्रकाश की चाल, और f क्या है, आवृत्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई तरंग में कोई कण 1 सेकंड में जितने दोलन करता है, जितने कंपन करता है, वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जैसे अब हम यहाँ देख पाएंगे, जहाँ ये पास पास होंगे वहाँ दोलन ज़्यादा होंगे, जहाँ ये दूर दूर होंगे वहाँ दोलन कम होंगे। इसका मतलब दूर दूर है, दूर दूर से अब क्या, डिस्टेंस दूर दूर, तो हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ ज़्यादा। इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम। अगर ये पास पास है, जो हम यहाँ देख पा रहे थे, अगर ये पास पास होगा तो वो दोलन ज़्यादा करेगा, ज़्यादा कंपन करेगा, जिसको हम f से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, क्योंकि इसके बारे में जो बताया गया था वो हर्ट्ज से बताया था, तो उसकी नाम के ऊपर इसका इकाई हर्ट्ज पड़ गई। आवृत्ति से रिलेशन होता है आवर्तकाल का। क्या होता है आवर्तकाल का? F बराबर 1/T। T का मतलब आवर्तकाल। आगे देखते हैं आयाम। आयाम का मतलब होता है जब कोई कण कंपन करता है, लेकिन कंपन वो कैसे करे? अपनी साम्य अवस्था से। अपनी साम्य, ये जो लाइन जा रही है, ये साम्य अवस्था से जितना अधिकतम ऊपर जाएगा और जितना अधिकतम नीचे जाता है उसको आयाम कहते हैं। जितना ऊपर जा रहा है एक मीन पोजीशन से, एक साम्य अवस्था से, इस अगर वेव को देखेंगे तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो ये क्या होगा? यहाँ एम्पलीट्यूड आयाम ज़्यादा है और यहाँ आयाम कम है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेज, कला। कला क्या होता है? किसी तरंग की भी तरंग में, कला किसी भी तरंग में उपस्थित किसी कण की स्थिति और गति की दिशा की पूर्ण जानकारी देता है। इसमें क्या होता है? जो तरंग होती है वो चल रही होती है, उसमें जो कण होता है उस कण की किसी बिंदु पर उसकी स्थिति और उसकी जो गति कर रहा है उसकी दिशा को बताता है कला। जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे अगर ये रेड कलर का इसने पहले पाथ लिया होगा तो ये कण पहले यहाँ था। अगर हम यहाँ कोई कण मान लेते हैं तो ये कण यहाँ था। अगर उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, इस वाले पाथ से वो गई, तो अब इस बार वो कहाँ है? इसकी स्थिति यहाँ होगी। ये क्या बता रहा है? इसकी कला बता रहा है, फेज बता रहा है। अगर हम दो साथ साथ लेकर चलें, दो तरंगे, तो उनमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है कला में, तो उसको बोलते हैं कलांतर। नेक्स्ट आ जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन, तरंग में जो कण है एक दोलन करने में उसको जितना समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। इसको T से प्रदर्शित करते हैं। इसका रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, 1/1/F। F क्या है यहाँ? F फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। इसको अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ डायग्राम से देखिए, ये एक साइकिल को कंप्लीट करने में, पूरा करने में एक जितना समय लेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। और यहाँ इस वाले फिगर में तीनों चीज़ समझाई गई हैं। जैसे एम्पलीट्यूड, आयाम को देखिए, जैसे जैसे वो इधर और ऐसे कर रहे हैं तो आयाम ये बढ़ रहा है, आयाम घट रहा है। नेक्स्ट आएंगे वेवलेंथ पर। वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा, अब देख पा रहे होंगे। फेज, अब फेज अलग हो गया। नेक्स्ट, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने 11th में भी पढ़ी हैं, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती हैं जो मैक्सवेल की इक्वेशन की सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक गणितीय विश्लेषण जब किया तो उसका कुछ परिणाम आया। उन परिणामों को देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, यदि किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में दो क्षेत्र होंगे, विद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इनका कुछ आयाम होगा। वो आयाम हमने क्या माना है, क्या माना गया था? E0 विद्युत क्षेत्र का आयाम और B0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा? वो संबंध हम इस सूत्र से लिख सकते हैं, B0 बराबर E0/C, या हम ऐसे भी कहते हैं दोनों का रेशियो E0/B0 बराबर C भी होता है। दूसरा देख लेते हैं, अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में या फ्री स्पेस जिसमें कुछ नहीं है, निर्वात है, खाली है, हवा है, तो उसमें उसकी जो चाल होती है वो चाल क्या होती है? वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, इस सूत्र से निकालते हैं। जब ये इसको कैलकुलेट करते हैं, μ0 चुंबकशीलता, ε0 विद्युतशीलता, इन दोनों की जब वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं, तो क्या होता है? ये जो इक्वल आता है C बराबर आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, किसी माध्यम, अगर वो पहले तो निर्वात में चल रही थी, अगर वो किसी मीडियम में चलेगी तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं।
यहाँ एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए आते हैं ये नॉट, लेकिन जब मीडियम की बात करते हैं म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा। संवेग, संवेग में क्या था, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास मास नहीं होता है, मास नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो कह रहा है कि ये संवेग भी रखती है और ऊर्जा भी रखती है। संवेग है, ऊर्जा है, इसका मतलब हम कहते हैं मास तो है नहीं, लेकिन अब तक हम क्या पढ़कर आए थे कि संवेग बराबर क्या होता है, mv, मतलब मास चाहिए। लेकिन मैक्सवेल ने इस पर, एम्पियर इसके बारे में कुछ नहीं कह पाए थे, लेकिन मैक्सवेल ने इसके लिए बोला कि हम क्या करेंगे, हम मास को नेग्लेक्ट करेंगे, हम मास को ध्यान ही नहीं देंगे। कैसे ध्यान नहीं देंगे, इसको हमने v को हम c भी लिख सकते हैं, c को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये क्या हो जाता है, ये एनर्जी हो जाती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एनर्जी बटे c। आज के बाद जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम को हम कैसे पढ़ेंगे, संवेग को कैसे पढ़ेंगे, रेशियो ऑफ एनर्जी और चाल का जो रेशियो होगा, मास को यहाँ इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो किससे क्या होगा कि उसमें वो ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होता है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश से मतलब क्या आ रहा है, एक हमारे पास एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर से आप क्या समझते हैं कि ये दिशा बताएगा। अगर हमने ऐसे लगा दिया और हमने आपसे कुछ नहीं बोला तो आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ इधर की साइड हम कोई दिशा आपको बता रहे हैं। तो पॉइंटिंग सदिश क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या होता है, जो किसी बिंदु पर प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्रवाहित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को सूचित करता है। मतलब प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर जो वो चल रही है, जिस दिशा में चल रही है तरंग, उसके बारे में बताता है। इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, किसके बराबर होता है, 1/μ0 E गुणा क्रॉस प्रोडक्ट है B, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट होने से क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हटता है तो साइन थीटा आता है, साइन थीटा आया। अब क्या होगा, साइन थीटा किस किस के बीच में है, थीटा किसके बीच में बनेगा, E और B, दोनों के बीच में एंगल कैसा था, 90। दोनों कैसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बन रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा था। इसका मतलब क्या, दोनों कैसे थे, 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, S = 1/μ0 EB, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रहा है, तो इसका जो आगे बढ़ने की जो तरंग बढ़ रही है आगे, वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये दिस इज अ पॉइंट वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंट कर रहा है कि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर, ये क्या बताता है कि कोई भी तरंग अगर कहीं किसी भी सतह पर पड़ती है तो दाब लगाती है, प्रेशर लगाती है। अब आप धूप में जाते हैं तो आप कहेंगे वो तो हमें कोई धक्का तो मार नहीं रही है, लेकिन हर कोई वेव, हर कोई तरंग क्या लगाती है, दाब लगाती है। कहीं वो ज़्यादा हो सकता है, कहीं वो कम। अगर कोई बच्चा आपके पीछे बैठा है, वो आपके छोटा सा टच कर दे आपके कपड़ों को, तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसने क्या किया, दाब लगाया। तो दाब कितनी तरह के हो सकते हैं, पूर्ण अवशोषण हो सकता है, पूर्ण परावर्तन हो सकता है। पूर्ण अवशोषण में क्या होगा कि रे पड़ेगी और वो सारी अवशोषित जिस सतह पे पड़ेगी वो सारा क्या कर लेगा, उसको सोख लेगा। सोख लेने से क्या होगा, वो वेव चल रही होगी तो चेंज इन मोमेंटम होगा। यहाँ 0 है, इस यहाँ से चली, सपोज करो यहाँ से चली और यहाँ गई, यहाँ 0 और यहाँ जाते जाते संवेग कितना हो जाएगा, P। तो टोटल चेंज इन संवेग, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना आया, P। अब इनको डिफरेंस करेंगे, P -0 करेंगे तो P आ जाएगा। P किसके बराबर है, मैक्सवेल ने क्या बोला था, U/c के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, फोर्स होती है। इसको हमने क्या किया, P की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी, यहाँ रख दी, तो क्या होगा, U/c डेल्टा t। U क्या होती है, U की वैल्यू एनर्जी कितनी होती है हमारी, IA डेल्टा t। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ मान रख दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, F बराबर क्या आया, इतना बल लगाया
अगर हम दाब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, F बटे A कर देंगे, A को नीचे ले आएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको नीचे लाएंगे तो कितना दाब हुआ, I बटे C। अगर हम पूर्ण परावर्तन देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि किरण जाएगी, जिस सतह से टकराएगी वापस लौट आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया तो इसको निगेटिव लेंगे, ये P है, इसका मोमेंटम यहाँ से यहाँ P हो रहा था तो वापस आएगी तो माइनस P, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 2P, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो चेंज में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ 2P, P की वैल्यू रख देंगे, मान रख दोगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या आएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T, P की वैल्यू पुट कर दी, क्या हुआ 2U C बटे C डेल्टा T, क्या हो जाएगा U की वैल्यू यहाँ आप रख देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर वैल्यू पुट की। अब क्या होगा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके क्या बचेगा, F बराबर बचेगा 2IA ओवर बटे C। ये था बल, इतना बल लगाया, अगर A को नीचे ले आए F बटे A कर दे तो ये क्या हो जाएगा दाब। इतना बल, इतना दाब लगाती है हर किरण। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं घनत्व, घनत्व का मतलब होता है घन प्लस तत्व। एक घन में, एक आयतन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बताता है। डेंसिटी, अगर पार्टिकल ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल कम है तो डेंसिटी कम है। क्या कहता है, दिक् स्थान के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा तरंग की ऊर्जा घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा निहित है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। जैसे कैसे निकालेंगे, हमें क्या देखना था कि इसमें दो तरह की ऊर्जाएं चल रही हैं, क्षेत्र हैं जिनकी वजह से ऊर्जा बनती है। दो क्षेत्र कौन से हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अगर हम ऊर्जा घनत्व देखें तो क्या होता है, UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चुंबकीय ऊर्जा का अगर घनत्व देखते हैं तो क्या होता है, UB इक्वल टू B की पावर 2 घात 2 बटे 2 म्यू नॉट। इसके जब भी कोई क्षेत्र होगा, कोई तरंग होगी, जैसे विद्युत क्षेत्र की तरंग चल रही है तो उसमें क्या होगा, एक आयाम आएगा, जितना पार्टिकल ऊपर जाएगा, जितना क्षेत्र ऊपर जाएगा तो वो आयाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए आयाम होगा E0 और चुंबकीय क्षेत्र के लिए आयाम होगा B0। इनका जो मान होता है, अगर E बराबर क्या होता है E0 बटे √2 और B का मान क्या होता है B0 बटे √2। इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, E की वैल्यू यहाँ रख देंगे और B की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, UE बराबर मिल जाएगा E0 एप्सिलॉन नॉट E0 का होल स्क्वायर बटे 4 और UB क्या मिल जाएगा, B0 का होल स्क्वायर बटे 4 म्यू नॉट। अगर हम इन दोनों का रेशियो करें तो रेशियो किसके बराबर आएगा, E0 का स्क्वायर B0 का स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इनकी अगर हम वैल्यू रखें तो क्या मिलता है हमें, C स्क्वायर इंटू इसका होता है 1/c स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा का घनत्व है वो किसके घनत्व के बराबर है, चुंबकीय ऊर्जा के घनत्व के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है विद्युत तरंग की तीव्रता, मतलब वो कितनी तेजी से वो चल रही है। तीव्रता तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊर्जा जा रही है, संचरित हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा की तीव्रता। जैसे इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। ये इसका मान किसके बराबर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर के बराबर होता है, पॉइंटिंग सदिश के बराबर होता है। ये इसका परिमाण होता है, जो पॉइंटिंग वो तो डायरेक्शन बताता है बट उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, I के बराबर होती है। अब हम इसकी S की वैल्यू, S की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, मान यहाँ रखा तो E की वैल्यू यहाँ रखी, B की वैल्यू यहाँ रखी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल में क्या बचेगा, I इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर C। लास्ट में क्या गृह कार्य है, जो आज भाग 2 का गृह कार्य है, इसको बच्चों आपको तैयार करना है। इसको हम अगले सेशन में भाग 3 में डिस्कस करेंगे।